बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाई, कई बार ये मैं डायलॉग मार चुका हूँ, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी आती हैं जो दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं। और एज ए क्राइम रिपोर्टर, मतलब एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मैं खुद ऐसी कहानियाँ जब आती हैं तो मुझे लगता है कि कुछ नया है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, तो थोड़ा सा जोश और बढ़ जाता है। अब ये अजीब बात है, लेकिन क्या कीजिएगा, पेशे की मजबूरी है। कल रात से खबर आ रही थी मेरठ से, और वो जैसे जैसे फिर पूरी डिटेल हुई, डिटेल में वो बातें हुई, और फिर उस खबर की गहराई में गया, और उसके बाद जब सच्चाई सामने आई तो दिमाग घूम गया। मुझे लगा कि वाकई क्या कुछ हो सकता है इस दुनिया में। मेरठ के सिटी एसपी हैं मिस्टर आयुष, फिर उनसे मेरी आज बात हुई, लंबी बात हुई, और जो उन्होंने डिटेल बताई ना, चौंकाने वाली डिटेल। एक अजीब कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है इस ड्रम से। ये नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम है। आमतौर पर लोग घरों में पानी रखने के लिए इस ड्रम का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रम को पहले एक घर से निकाला गया, वो घर ये है। फिर इसके बाद इसको एक टेम्पो में डाला गया, टेम्पो से ये ड्रम सरकारी मुर्दा घर ले जाया गया। अब ड्रम बहुत ज़्यादा भारी, न टूट रहा था न खुल रहा था। पुलिस वाले की मजबूरी, मैकेनिक को बुलाया, फिर मशीनें मंगाई गई, और आखिरकार सरकारी मुर्दा घर के एक कंपाउंड के अंदर इस ड्रम को काटा गया। जब काटा गया तो अंदर सीमेंट जमा हुआ था। फिर उन सीमेंट के टुकड़ों को काटा गया। जब उनको काटा गया तो फिर 3 टुकड़ों में सौरभ नाम का एक नौजवान, जिसकी उम्र 29 साल है, वो उस ड्रम से बाहर आता है 3 टुकड़ों में। अब ये पूरी जो कहानी है, कुकर में, फ्रिज में तमाम लाशों की आपने कहानियां सुनी अलग अलग तरीके की, ये ड्रम वाली कहानी है। इस कहानी के पीछे की साजिश और इस कहानी में एक अंधविश्वासी की एंट्री इस कहानी को अजीब बना देती है। खुद आज जब मेरठ पुलिस के एसपी सिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वाकई वो कोई कहानी सुना रहे हो। इस कहानी के कुल 3 किरदार हैं। एक पति है, एक पत्नी है और एक प्रेमी है, और गलती से प्रेमी अंधविश्वासी है। कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। 2016 सौरभ नाम का एक शख्स मर्चेंट नेवी में था, मेरठ में रहा करता था। 2016 में एक दिन मेरठ में उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई। मुस्कान को देखते ही उसको प्यार हो गया। फिर मुस्कान की उससे दोस्ती हुई, मुस्कान ने उसका प्रोफाइल देखा, मुस्कान को भी प्यार हो गया। अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मुस्कान और सौरभ बहुत आगे निकल चुके थे। उन दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला किया और 2016 में शादी कर ली। शादी के कुछ वक्त के बाद सौरभ वापस लंदन चला गया, क्योंकि वो वहीं पोस्टेड था। फिर लंदन में रहा, फिर वापस आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो नेवी मर्चेंट नहीं बल्कि लंदन में कुछ और काम करता है। खैर, ये चलता रहा सिलसिला। 2016 से 2019 आ गए, 3 साल हो गए इन दोनों की शादी को। इस दौरान में एक बेटी हुई। अब चूंकि सौरभ ने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ लिया था इस शादी की वजह से, वो मानते भी नहीं थे। जब बेटी हुई तो थोड़ा सा घर वालों का रिश्ता जोड़ना शुरू हुआ। लेकिन अब घर वाले से अलग था, तो वो एक किराए के मकान में रहता था मेरठ में। वही मकान है जहाँ से ड्रम निकला। फिर सौरभ वापस चला गया। उसका आना जाना ज़्यादातर साल में करीब 9-10 महीने वो बाहर रहता, 2-3 महीने मेरठ में रहता। 2019 में बेटी होने के बाद फिर 2021 में वो विदेश चला गया। इधर फिर कोरोना आया। अब कोरोना में वापस आया, फिर जाना हुआ। लेकिन इसी दौरान में ये हुआ कि चूंकि ज़्यादातर वक्त सौरभ बाहर रहता, किराए के घर में मुस्कान अकेली रहती। उसकी बेटी थी, बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसको एक प्ले स्कूल में डाल दिया। प्ले स्कूल जाना लाना ये मुस्कान का काम था। ऐसे ही आने और जाने के दौरान एक रोज़ अब मुस्कान की मुलाकात एक लड़के से होती है। उस लड़के का नाम साहिल शुक्ला। दोनों में बातचीत होती है। साहिल भी उसी के घर के आसपास रहता था। धीरे धीरे दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलता है। चूंकि मुस्कान का पति ज़्यादातर बाहर रहता तो घर में कोई था नहीं, वो किराए के घर में अकेली रहती।
तो अब दोनों खुलकर घर में मिलने लगे। एक दो बार उन घर के अंदर ड्रिंक करते हुए भी मकान मालिक ने देख लिया। मकान मालिक को बड़ा अजीब लगा कि ये कौन लड़का है जो अक्सर घर में आता है, देर देर तक रुकता है। इसी दौरान में 2021 में सौरभ लौट आता है लंदन से। मकान मालिक उसे बता देता है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में एक लड़का आता है और मैंने देखा तुम्हारी बीवी उसके साथ शराब भी पी रही थी। तो सौरभ अपनी बीवी के मोबाइल को उठाता, उसमें चैट देखता, उसके चैट पढ़ता है साहिल के साथ, समझ जाता है दोनों के रिश्ते क्या हैं। वो अपनी बीवी को समझाता है, बीवी मानती नहीं है, दोनों में झगड़ा होता है। फिर झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि साहिल मुस्कान से तलाक लेने का फैसला कर लेता है। और इन सारी चीज़ों को करते करते 2023 आ जाता है। 2023 में वो वापस लंदन चला जाता है। अब इस बार लंदन गया तो पूरे 2 साल के लिए गया, 2 साल तक लौटा नहीं। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। अब हुआ ये कि साहिल की मां नहीं थी और साहिल थोड़ा अंधविश्वासी, उसके घर में वो सारी चीज़ें थी जो एक अंधविश्वास की तरफ इशारा करती थी। साहिल की मां की मौत हो चुकी थी, लेकिन साहिल ने एक नंबर ले रखा था मोबाइल पर और उसमें एक अकाउंट खोल रखा था और वो अकाउंट उसने अपनी मां के नाम पर खोल रखा था और उस अकाउंट से वो स्नैपचैट करता अपनी मां से, यूं ही माँ ये है वो है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद एक फिल्म आई थी अल्लू अर्जुन की, डीजे, बहुत ही मशहूर फिल्म थी, मैंने कई बार देखी। उस फिल्म में जो एक कैरेक्टर है वो अपनी माँ से बात करता है। सेम यहाँ पे साहिल का था कि वो स्नैपचैट के जरिए उसे लगता है कि उसकी माँ उससे बात कर रही है। धीरे धीरे जब नज़दीकी आई तो मुस्कान को ये बात पता चली। मुस्कान साहिल को पसंद भी करती थी। मुस्कान ने एक खेल खेला, उसने अपने भाई के नंबर पर एक सिम लिया, उसमें एक अकाउंट खोला स्नैपचैट का और उस स्नैपचैट के ज़रिए अब वो साहिल के उस अकाउंट पर मैसेज करने लगी जो उसे लगता था कि उसकी माँ का अकाउंट है। और उस अकाउंट में अपनी तरफ से मुस्कान ये कहती कि ये लड़की, खुद के बारे में साहिल को, कि वो लड़की मुस्कान बहुत अच्छी है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको बहुत खुश रखेगी, उसका ख्याल रखना, उसको कभी छोड़ना मत, धोखा मत देना। अब ये सारे चैट पढ़ के उधर, चूंकि वो अंधविश्वास का मारा साहिल, उसे लगता कि ये माँ उससे बातें कर रही है और माँ उसे बता रही है मुस्कान के बारे में। तो ये सारी बातें सुनकर माँ की तरफ से उसको मुस्कान से और भी ज़्यादा प्यार हो गया। अब उसके दिल में आया कि मुस्कान से ही शादी करेंगे, किसी और से नहीं। इधर साहिल की वजह से लड़कर सौरभ लंदन जा चुका था। स्नैपचैट ने उनको और करीब कर दिया था। धीरे धीरे अब नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। अब आलम ये हो गया कि साहिल बर्दाश्त ही नहीं कर रहा था कि वो मुस्कान अलग रहे और वो सौरभ की पत्नी बनकर रहे। एक दिन उसने कहा कि तुम सौरभ को डिवोर्स दो और मुझसे शादी करो। फिर उसने कहा कि डिवोर्स देने का फ़ायदा नहीं, कि वो डिवोर्स दोगे तब भी वो आसपास ही रहेगा, तो एक काम करते हैं। उसने कहा सौरभ का वध कर दो, यानी कत्ल। ये वध शब्द का भी इस्तेमाल डीजे फिल्म में हुआ था। अब इधर कहानी यूँ आगे बढ़ रही थी कि मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। साहिल के पास और करीब आकर अब उसने साहिल की बातों में आकर तय कर लिया कि सौरभ को रास्ते से हटा देते हैं और उसका कत्ल करेंगे। और कत्ल करने के बाद अब साहिल इस बात पे खुश कि मुस्कान उसकी होगी, दोनों शादी कर लेंगे। अब दोनों ने प्लानिंग करनी शुरू की। यहाँ से कहानी देखिएगा कि अभी कत्ल हुआ नहीं है, साहिल और अभी मुस्कान को पता नहीं है कि सौरभ कब आएगा इंडिया, लेकिन प्लानिंग शुरू होगी कि अच्छा कैसे मारेंगे। तो अलग अलग तरीके उन्होंने गूगल में सर्च करना शुरू किया। फिर ये हुआ कि नहीं, बेहोशी की दवा देंगे और उसके बाद उसे चाकू से मार डालेंगे। तो बेहोशी की दवा कौन सी होगी, उस पर गूगल में पूरा सर्च किया। फिर हुआ कि चाकू से मारेंगे तो चाकू तो बड़ा होना चाहिए। तो साहिल ने भेजा मुस्कान को, जाओ शॉप जाओ और 2 चाकू खरीदो बड़े बड़े। वो दुकान में गई, 2 बड़े चाकू खरीदे। दुकानदार ने पूछा इतने बड़े चाकू क्यों चाहिए? उसने कहा मुर्गा काटना है इसलिए चाहिए। 800 रुपये के 2 चाकू ले आई। अब ये हुआ कि चलो कत्ल तो हो जाएगा, लाश का क्या करेंगे? तो पहले दोनों ने प्लान बनाया कि लाश को कहीं दफना देंगे किसी सुनसान जगह पर। और वैसे भी सौरभ के घर वाले सौरभ से उतना करीबी तो रखते नहीं है, शादी की वजह से नाराज़ थे, तो कोई पूछेगा भी नहीं और पता भी नहीं चलेगा लंदन में है कि यहाँ है, तो कौन उसकी खबर लेगा। तो लाश को दफना देंगे, दुनिया को भनक नहीं लगेगी। अब ये था कि लाश को कैसे दफनाना है, कितने नीचे दफनाना है, क्या तरीका होता है, ये पता नहीं।
तो अब क्या करें ये? तो उन्होंने कहा कि चलो अपने कुछ दोस्तों से पूछते हैं। अब लेकिन दोस्तों से डायरेक्ट पूछेंगे कि लाश को दफनाना, पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने अब दोस्तों से पूछना शुरू किया कि ये बताओ कि जो पूजा सामग्री होती है, बहुत सारे ऐसे जगहों पर जहाँ आपके किनारे गंगा यमुना नहीं है, तो लोग पूजा की सामग्री का अपमान न हो उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो दोस्तों से पूछना शुरू किया कि पूजा सामग्री को कैसे गाड़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि बस ऐसे गड्ढा खो तो डाल दो। उसने कहा नहीं, अगर ज़्यादा गहराई में डालना हो। उन्होंने कहा कि इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत क्या है। तब इन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि अच्छा, लाश को गाड़ने में कैसे तरीका क्या होता है। दोस्तों ने फ़ौरन भांप लिया। उन्होंने कहा तू पागल है क्या, इस तरह की बातें कर रहा है। फिर ये डर गए कि कहीं दोस्त खुलासा ना कर दें। इन्होंने लाश को दफनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। और इसी के बाद एक नया आइडिया आया कि क्यों ना एक ड्रम खरीदते हैं, ड्रम में लाश के टुकड़े डालते हैं और उसके बाद सीमेंट का घोल डाल देंगे, ड्रम पैक, कभी पता ही नहीं चलेगा। तय हो गया। अब सब कुछ तय हो गया, चाकू खरीद कर ले आए। अब सौरभ का इंतजार। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन होता है। तमाम लड़ाइयों के बावजूद सौरभ मुस्कान से प्यार करता था। तो अपनी बीवी के जन्मदिन पर खास लंदन से वो मेरठ आया और उसने मुस्कान को बताया कि मैं 24 फरवरी को पहुंच रहा हूं। 25 को जन्मदिन था, साथ मनाएंगे पति पत्नी और बेटी। तो ये बात मुस्कान ने साहिल को बताई कि 24 फरवरी को वो आ रहा है। दोनों ने तय कर लिया कि ऐन मुस्कान के बर्थडे के दिन यानी 25 फेब 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालेंगे। प्लान ये हुआ कि बेहोशी की दवा सौरभ की शराब में मिलाएंगे, उसे पिलाएंगे और जब वो बेहोश हो जाएगा तो उसे चाकू से मारेंगे। दोनों तैयार। अब 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन मनाया जाता है। रात हुई। अब शराब में उसकी बेहोशी की दवा मिला दी गई है, लेकिन सौरभ शराब पीने से इनकार कर देता है, कहता आज मैं नहीं पीऊंगा। अब मुस्कान की सारी साजिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि बेहोशी की दवा उसी शराब में थी जिस शराब को उसने पीने से मना कर दिया। अब ज़बरदस्ती पिला नहीं सकती थी, इसलिए ये पहली कोशिश नाकाम रही और सौरभ बच गया। अब जब बच गया तो अगले दिन फिर साहिल और मुस्कान मिलते हैं कि अब क्या करें। तो उन्होंने मौत की अगली तारीख चुनी, 3 मार्च। 3 मार्च इसलिए चुनी क्योंकि सौरभ और मुस्कान की बेटी का एग्ज़ाम था 2nd क्लास का और 3 मार्च को लास्ट पेपर था जहाँ वो थी स्कूल में। और पेपर के बाद मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के पास भेजना चाहती थी ताकि घर में सिर्फ पति पत्नी रहे और कोई हो ना। 3 मार्च की तारीख चुनी गई। 3 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। अपनी बेटी को मुस्कान ने अपनी माँ के घर छोड़ दिया जो उसके घर से कुछ दूरी पर रहा करती थी। अब घर में सिर्फ सौरभ और मुस्कान। साहिल ने आइडिया दिया, मुस्कान ने उस पर काम करना शुरू किया। रात आया। अब ये हुआ कि रात आने के बाद जब रात आई कि कहीं इस बार भी शराब पीने से मना न कर दे, तो मुस्कान ने एक खेल खेला। उसने सौरभ का सबसे पसंदीदा खाना बनाया और सौरभ को कोफ्ता बहुत पसंद था। उसने उस कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिला दी। रात करीब 9:30 बजे सौरभ ने खाना खाया। धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चला गया, बेहोश हो गया। 12 बजे के आसपास अब मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया और कहा कि वो बेहोश हो गया, घर आओ। साहिल घर पहुंचता है। दोनों चाकू निकाले जाते हैं। अब मुस्कान साहिल से कह रही है कि तुम मारो। साहिल अंधविश्वासी प्रेमी है, वो कहता नहीं, अपने पति का वध तुम करोगी। पहला वार, पहला खंजर इसके सीने में तुम उतारोगी। मुस्कान की हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन वो कहता तुम ऐसा करोगी। वो मुस्कान के हाथ में खंजर देता है, वही चाकू उसके सीने के करीब ले जाता है। मुस्कान खंजर को पकड़े हुए, उसके बाद अचानक साहिल उसी हाथ पर जोर से हाथ मारता है और फिर खंजर सीने के अंदर उतर जाता है। थोड़ी देर में सौरभ की मौत हो गई। मौत के बाद अब अंधविश्वासी प्रेमी साहिल उसकी दोनों हथेलियों को काट देता है। काटने के बाद अब वो सर को धड़ से अलग करता है। 2 बैग पहले से खरीद कर लाए थे। एक बैग में सर और दोनों हथेलियां रखता है, एक बैग में धड़ रखता है। धड़ वाला हिस्सा बैग में डालकर मुस्कान के ही बेड के नीचे रख देता है और जो जिसमें सर और हथेलियां थी उसे बैग में बंद कर साहिल रात के 3 बजे
उस बैग के साथ अपने घर चला जाता है जो कि पड़ोस में था। अब इधर घर में अकेली है मुस्कान, उसी कमरे में जिस बेड के नीचे उसके पति का धड़ है। लेटने की, सोने की कोशिश कर रही है, नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है। वो साहिल को फ़ोन करती है कि मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। साहिल कहता है मेरे घर आ जाओ। वो रात को फिर साहिल के घर पहुँचती है, दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। अब सुबह वही बैग लेकर साहिल वापस घर आता है। उसके बाद मुस्कान से कहता है तुम मार्केट जाओ, सीमेंट लेकर आओ। वो जाती है, एक बोरी सीमेंट लेकर आती है। कहता है एक बोरी से कुछ नहीं होगा, और लो। फिर वो दोबारा जाती है और सीमेंट लाती है। इसके बाद ड्रम पहले से ही घर में लेकर रखा हुआ था, उस ड्रम को लिटाते हैं। उसके अंदर जिस्म के 3 टुकड़े थे, सर, धड़ और दोनों हथेलियाँ, उसको डालते हैं। सीमेंट की बोरी पलटते हैं, उसमें पानी डालते हैं और पूरा ड्रम जो है वो फुल कर देते हैं सीमेंट और पानी से, और साथ में लाश। इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, ड्रम को उसी कमरे में छोड़ देते हैं। फिर ब्लैंकेट से वो ब्लीच का ऑर्डर करते हैं, करीब 10 किलो का। वो मंगाते हैं, पूरे घर की सफाई करते हैं। पहला जो साजिश का हिस्सा था वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब इसके आगे की प्लानिंग भी पहले से थी। ये सब करने के बाद अब शाम हो गई 4 मार्च की। 4 मार्च को दोनों एक कैब बुक करते हैं और उस कैब में बैठकर वहाँ से शिमला के लिए निकल जाते हैं। मुस्कान को मालूम था कि उसके सौरभ के घर वालों को पता है कि वो लंदन से आया हुआ है, तो सौरभ और वो शिमला घूमने चले गए हैं, क्योंकि वो बहुत दिन बाद, 2 साल के बाद आया था वो इस बार। सौरभ के कत्ल के बाद उसका मोबाइल अब मुस्कान के कब्जे में था, तो साहिल के साथ कैब पर निकलती है और सौरभ के मोबाइल से सौरभ के भाई और बहन को मैसेज करती है कि मैं और मुस्कान शिमला जा रहे हैं घूमने, वहाँ से मनाली जाएंगे और वहाँ से कसौल जाएंगे। उधर से भाई बहन के रिप्लाई भी आ रहे हैं। अब ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं शिमला, फिर वहाँ से आते हैं मनाली, फिर जाते हैं कसौल, और इस बीच में होली आ गई। तो बहन और भाई पूछ रहा है, मोबाइल तो उठाना नहीं था क्योंकि आवाज़ से पकड़ी जाती, क्योंकि फ़ोन था मुस्कान के पास, तो सिर्फ मैसेज पर रिप्लाई कर रही थी। तो पूछा गया होली में आओगे? उसने कहा नहीं, हम यहाँ घूम रहे, होली में नहीं आ पाएंगे। जबकि बड़ा अटपटा लगा कि होली में क्यों नहीं आ रहे, 2 साल बाद तो देश आया था। तो वो सौरभ के मोबाइल से सबको मैसेज करती रही, रिप्लाई करती रही, बताती रही हम सब ठीक हैं, अभी यहाँ घूम रहे हैं, अभी यहाँ घूम रहे हैं। 14 दिन बीत गए, 18 मार्च की तारीख आ गई। कुल 84,000 रुपये थे जो मुस्कान घर से लेकर निकली थी, कुछ पैसे साहिल के पास थे, वो सब खत्म हो गए। अब उसे पता था कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए, लेकिन उसके अकाउंट से पैसा निकालने में उसे मुश्किल हो रही थी, पता ही नहीं था कैसे निकाले। 18 मार्च को उसने अपनी माँ को फ़ोन किया मुस्कान ने। उसने कहा कि माँ ये बताओ कि सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कैसे निकालें? माँ चौंकी। उसने कहा कि जब सौरभ तेरे साथ है, तुम लोग शिमला मनाली साथ घूम रहे हो, तो पैसा निकालने का तरीका मुझसे क्यों पूछ रही हो? और तुम्हें पैसे की ज़रूरत क्या है? वो तो सौरभ से मांग लो, सौरभ से पूछो कैसे निकालना है। तब मुस्कान के मुंह से निकल गया कि सौरभ तो है नहीं, वो तो मर चुका है। माँ घबरा गई। ये बात वो छुपा सकती थी, लेकिन उसे लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि होली पर भी नहीं आई, बेटी यहाँ छोड़कर गई हुई है। और पहले रिश्ते के बारे में और डिवोर्स के बारे में भी उन्हें मालूम था कि ये गड़बड़ चल रहा है। तो माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंच गए, मुस्कान के अपने, और जाकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है और मेरी बेटी ने ये बताया, और वो 14 दिनों से घर पर भी नहीं है। इस दौरान में पैसे थे नहीं। इत्तेफाक से 18 मार्च को ही मुस्कान साहिल के साथ घर लौट आई। इधर घर लौटती है, उधर पुलिस आती है, घर के अंदर दाखिल होती है। घर के अंदर एक ड्रम था, ड्रम इतना भारी कि पुलिस को शक होता है। तब तक ये सारी बातें सुनकर सौरभ का भाई भी वहाँ पहुँच चुका था। इन दोनों से पूछताछ होती है, ड्रम को तोड़ने की कोशिश होती, खोलने की कोशिश होती, नाकाम होते हैं। फिर पुलिस वाले एक टेम्पो बुलाते हैं, उसमें ड्रम को रखते हैं और मुर्दा घर ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, ताकि पहले ड्रम खुले। फिर मैकेनिक को बुलाते हैं, मैकेनिक ड्रम को काटता है, फिर पत्थरों को तोड़ता है, क्योंकि वो सीमेंट के घोल से बिल्कुल सख्त हो चुका था। और फिर अंदर से लाश के टुकड़े मिलते हैं, 2 हथेलियाँ, एक सर और एक धड़, दोनों पैर। जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो फिर मुस्कान ने और
साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साहिल का ये कहना था कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मुस्कान को वो पसंद करता था और मुस्कान को उसकी माँ भी पसंद करती थी। वो माँ जो इस दुनिया में नहीं है, जो दिमागी तौर पे वो सोचता था बात करती है, और उसको भड़काने में उस मुस्कान का भी हाथ था जो उसको चैट करके ये बताती थी माँ बनकर उसकी कि ये लड़की अच्छी है, तुम्हें खुश रखेगी। और वो अंधविश्वासी साहिल इन सारी चीज़ों में आ गया और उसे लगा कि बस ज़िंदगी यही इसी से शादी करेंगे। तो इसीलिए उसने सीधे सीधे कहा कि वध करोगे, और वहमी था, अंधविश्वासी था। तो उसे लगा कि अगर पत्नी मारेगी तो फिर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। दोनों हथेलियाँ भी इसलिए काटा कि उसके हिसाब से दोनों हथेलियों को काटने से जो किस्मत लकीरें हैं वो सारी चीज़ें जो बाद में शराब पाप बन सकती हैं वो भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों उसने किया। लेकिन इस कहानी का क्लाइमेक्स जानते क्या है? जब पुलिस ने पूछताछ की तो जुर्म तो कबूल कर लिया दोनों ने। मुस्कान से पूछा कि तुम्हारा पति तो तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था, तुम आसानी से उससे तलाक ले सकती थी और तलाक लेकर तुम साहिल से शादी कर सकती थी, तो फिर कत्ल क्यों? मुस्कान ने कहा, मैं साहिल से कभी शादी नहीं करना चाहती थी और न कभी करती। बस एक साथी के तौर पर मुझसे पसंद था और मैं उसके साथ अच्छा वक्त गुजार रही थी। साहिल से पूछा गया तुमने ये कत्ल क्यों किया? उसने कहा अगर सौरभ रहता तो फिर उसकी ज़िंदगी नर्क रहती, क्योंकि वो मुस्कान से शादी करता और वो तंग करता। अभी भी शायद साहिल को ये सच्चाई नहीं मालूम कि जिस मुस्कान की वजह से उसने उसके पति का कत्ल किया और करवाया, जिससे शादी करने के लिए, वो मुस्कान कभी उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। अब सोचिए कि अगर ये राज फाश ना होता, ये ड्रम की सच्चाई बाहर ना आती, कुछ दिन बीत जाता और फिर साहिल अगर मुस्कान पर शादी के लिए दबाव डालता, तो क्या इस कहानी का पार्ट 3 शुरू नहीं होता? क्यों पार्ट 3 मैंने कहा? पहली शादी लव मैरिज जो मुस्कान और सौरभ ने की, दोनों ने एक दूसरे को देखा, प्यार हुआ, घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की, लव मैरिज। लव मैरिज के बाद मुस्कान को फिर लव हुआ साहिल से, लेकिन साहिल से वो शादी नहीं करती। तो जब ये सच्चाई साहिल को पता चलती इस कत्ल के बाद कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है, फिर एक क्राइम होना तय था। इसीलिए मैंने कहा कि शायद मुस्कान पार्ट 3 भी हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही इस कत्ल का राज फाश हो गया। क्या क्या दिमाग लगाया और क्या कुछ किया और हाथ क्या आया, दोनों के जिंदगी भर की कैद सलाखें। और उस मासूम बच्ची का क्या जो सौरभ और सोनिया की थी। बाप का साया माँ ने छीन लिया, माँ कानून की गुनहगार, 4 दीवारी के पीछे उम्र भर, और वो यतीम हो गई एक झटके में। इसीलिए कहते हैं बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। लेकिन काश क्राइम करने से पहले अगर हर कोई ये सोच ले, क्राइम रेट अचानक गिर जाए। लेकिन सोचेगा कौन?